अब्रॉड का लैंडस्केप कितना चेंज हो चुका है? आज आप जॉब मार्केट में जा रहे हो, पूरा कंपटीशन है। वो क्या देख रहे हैं कि आपके स्किल्स क्या हैं। कोई एम्प्लॉयर ये नहीं देख रहा कि भाई इसने ऑक्सफोर्ड से करी है, चल छूटते ही इसको 3 करोड़ का पैकेज दे दिया। यूएस का वीज़ा, आप जाओगे यूएस में, जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है वीज़ाज थोड़े स्ट्रिक्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, कनाडा में ज़्यादा है। तो अब टाइम यही आ गया है कि वो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। यूरोपियन कंट्रीज़ की मार्केट जो है अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लस स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बहुत ओपन हो रही है। कंसल्टेंट का नाम नहीं लूँगा, XYZ कंसल्टेंट, वहाँ पर उसने काउंसलिंग ली, काम अपना शुरू करा दिया। कोई कोर्स, पढ़ाई कोई और करी हुई है, कोर्स कोई और चूज किया हुआ है। फ्लाइट रनवे पे आ रही है और वो फिर खड़ा हो गया कि मुझे नहीं जाना, इतनी घबराहट उसके अंदर कि मेरे को नहीं जाना। कभी कभार हमने देखा है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम है बट उसका SOP बहुत सॉलिड है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसने स्किल्स बहुत ली हुई हैं, तो वो मार्क्स को साइड करके उसको एडमिशन देती है। स्कॉलरशिप इज द की। हर स्टूडेंट एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए। किसी को 1 लाख मिलेगी, किसी को पूरे 100% मिलेगी। जिनका बजट लो है उनके लिए बहुत सारी कंट्रीज अवेलेबल है। सो वेलकम गाइस, दिस इज योर जीत मथारू, दिल्ली दा बोहेमिया। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੁਸ਼ ਮਲਿਕ, ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਫ ਟਰਾਂਸ ਗਲੋਬਲ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਰ ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। थैंक यू वेरी मच। मैंने ये दसो सर, मैं कुछ रैंडम फैक्ट चेक करने आपके साथ, मुझे जो बाहर लोग पढ़ने जाते हैं, तो मतलब आज तक वैसे कितने लोग भेज दिए आपने, मतलब दिल्ली से कितने जा चुके हैं बाहर? डिफरेंट कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, UK, यूरोप, अक्रॉस ग्लोब। सो बेसिकली देखा जाए तो आप वही लोग हो जो दिल्ली से लोग सप्लाई कर रहे हैं बाहर पढ़ने के लिए। नहीं ठीक है, बट स्टडी वीज़ा के लिए ठीक है सर, अच्छी बात है। तो मैं ये पूछ रहा था सर, एक रैंडम चेक कर रहा था मैं कि 2026 में स्टडी अब्रॉड का लैंडस्केप कितना चेंज हो चुका है। मतलब पहले के ईयर में कंपैरिजन में अगर देखें 2026 में, मतलब क्या सीन है, क्या डिफरेंट है आपके हिसाब से? क्योंकि आपने तो काफ़ी टाइम से आप इस फील्ड में हो, तो मतलब क्या इसमें कंपटीशन, कॉस्ट या फिर डिफरेंट चीज़ें क्या हैं, स्टूडेंट माइंडसेट क्या चीज़ चेंज हो चुकी है इसमें? सो सबसे पहले थैंक यू वेरी मच एंड सत श्री अकाल जी कि आपने इनवाइट करा। और जो आज की आपकी और मेरी डिस्कशन है वो प्योर होगी रियलिटी चेक कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं और व्हाट ऑल चेंजेस जो हो चुके हैं। तो 2026 में जो सबसे बिगर चेंज हुआ है वो है डाइवर्सिफाइड ऑफ कंट्रीज। तो पहले आपने सुना होगा कि कोई भी अगर कनाडा जा रहा है तो उसके पीछे कनाडा की भीड़ जा रही है, UK जा रहा है तो UK जा रही है ये। बट अब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी हैं स्टूडेंट को। आप देख रहे हो इंडिया रेगुलर डील कर रहा है, कभी FTA कर रहा है यूरोप के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और उसकी वजह से जब इंडिया इतने सारे एग्रीमेंट करता है तो कंट्रीज़ के ऑप्शंस खुलते जाते हैं, एक्सप्लोर होते जाते हैं। तो जो डाइवर्सिफाइड हो चुका है, जैसे UK, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, US, यहाँ तो पहले सारे जा रहे थे। अब जो मार्केट मेजरली ओपन हो रही है वो होगी आयरलैंड की, प्लस UAE में दुबई, वन ऑफ द टॉपेस्ट डेस्टिनेशन। हाँ, दुबई काफ़ी इस समय ग्रो कर रहा है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है जितने भी यूनिवर्सिटीज़ ब्रिटिश UK में है, ऑस्ट्रेलिया में है, US में है, सब अपने अपने कैंपस दुबई में खोल रहे हैं। अच्छा, यस। और दुबई में खोलने से जो बेनिफिट हुआ है वो ये हुआ है कि कॉस्टिंग कम हो गई। एक तो UK जाएगा पाउंड में खर्चेगा, दुबई की करेंसी, प्लस वही फैसिलिटी उसको दुबई में मिल रही है क्योंकि सारा कोर्स स्ट्रक्चर ब्रिटिश है। और टाइम डिफरेंस भी बच रहा सर, क्योंकि अगर सेकेंडली पेरेंट्स वरी नहीं है, 3 घंटे की फ्लाइट ली, दुबई पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम है, मेडिकल इमरजेंसी है तो वो दूर नहीं है। सेकेंड, जापान इज द हॉटेस्ट डेस्टिनेशन। उसका भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर हो रहा है, बहुत लोग जापानीज लैंग्वेज करके वहाँ जा रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ वहाँ की इंग्लिश स्पीकिंग है वो बहुत इन्वाइट कर रही हैं। फिर आगे आपका यूरोपियन कंट्रीज। नंबर 1 पे मैं बोलूँगा जर्मनी, जो टॉप डेस्टिनेशन है, जॉब भी मिलती है, पढ़ाई भी करता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी टॉप है। फ्रांस, इटली, स्पेन, ये सारी अब डाइवर्सिफाई होंगी। और इसका सबसे बड़ा रोल है क्योंकि आप देखते हो कनाडा गया, सेफ नहीं है कोई। आजकल चल रहा है, आप देख रहे हो रील्स में नेगेटिविटी है। तो दैट इज अ रीजन जो 2026 है इसमें डाइवर्सिफाई। अब काफ़ी जने मतलब बता रहे थे, मेरे भी कई नोन है कि अभी जैसे रिसेशन टाइम भी चल रहा है कनाडा में, तो लोग स्विच कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में। वो आजकल क्या है, आपको पता होगा रील का जमाना है। एक बंदे ने वहाँ डाल दी कि मेरे को जॉब नहीं मिल रही,
वो रील सर्कुलेट होती है। फैक्ट है या मतलब है प्रॉब्लम? थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आती है। जब आप एक कंट्री में ज़्यादा चले जाते हो तो उसका सैचुरेशन कभी ना कभी तो आएगा ही आएगा। तो वो सैचुरेशन आने की वजह से जगह है यूनिवर्सिटी में 1000 लोगों की, आपने कर दिए 2000 एडमिशन, तो कहीं ना कहीं इशू तो आएगा ही आएगा। प्लस आजकल सेफ्टी कंसर्न बहुत देखते हैं पेरेंट्स कि कौन सी जगह सेफ है पढ़ने के लिए, कहाँ पर माहौल ठीक है। इंडियन कम्युनिटी तो हर जगह मिलेगी आपको, बट व्हाट इज़ द सेफ प्लेस टू स्टडी। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस इन 2026 जो मैं बोलूँगा कि रूल। प्लस कोई भी स्टूडेंट हमारे पास भी आ रहा है, हम उसकी प्रोफाइल इवैल्यूएट कर रहे हैं और देख रहे हैं कि वो किस कंट्री में जा सकता है, उसका बजट क्या है। बहुत लोग हैं पेरेंट्स को जाके कहते हैं मेरे को यूके जाना है, बजट नहीं है, पर जा सकता है यूरोप, कॉस्ट इफेक्टिव कर सकता है, दुबई जा सकता है, जापान जा सकता है, बट वो क्या है, उसका कोई फ्रेंड गया तो वो कहेगा मेरे को यूके ही जाना है। तो आज की डेट में प्रोफाइल इवैल्यूएशन इज द की टू द सक्सेस। सो ये बहुत बढ़िया बात करी आपने कि इंडियन कम्युनिटीज़ हर जगह मिल जाती है। बेसिकली देखा जाए तो इंडियंस और आलू हर जगह मिक्स हो जाते हैं, कह सकते हो कह सकते हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज दैट इज कि क्या टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ का ऑब्सेशन अभी भी जस्टिफाइड है? मतलब जैसे स्टूडेंट्स, अपने पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा रैंकिंग पे फोकस करते हैं कि आज के टाइम पे टॉप रैंक फॉरेन यूनिवर्सिटी जाना है ग्लोबल करियर के लिए, तो व्हाट इज़ द बेस्ट ऑप्शन? मतलब क्या उनको चूज़ करना चाहिए? देखो, इसके अंदर 2 ऑप्शंस हैं कि ये नहीं कह सकते कि टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ ख़राब हैं। इसका जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो ये है कि आपने आगे करना क्या है। अगर बच्चे का करियर, उसको खुद पता है कि मैंने आगे फॉर एग्जांपल पीएचडी करनी है, रिसर्च करनी है, आगे बैचलर्स के लिए जा रहा है तो मास्टर्स करनी है, तो डेफिनेटली आई वुड से कि रैंकिंग यूनिवर्सिटी का टॉप जो होती हैं उसका एक इफेक्ट होता है। बट आज की डेट में बहुत सारा ये मिथ भी रह चुका है कि भाई टॉप की होगी तो ही मेरे को जॉब मिलेगी, टॉप नहीं होगी तो जॉब नहीं मिलेगी। अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली फॉर एग्जांपल यूके की बात करता हूँ, यूके की जो टियर 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप नहीं है बट उससे थोड़ी सी कम मान लो आप, उनके जो लिंक्स हैं विद जॉब प्रोस्पेक्ट्स वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर स्टूडेंट ये नहीं देखे कि मैंने टॉप में ही जाना है, कोर्स को ध्यान दे। हमारी जो काउंसलिंग है उसका स्पेसिफिक फंडा एक ही है कि वो आया है, पहले अपना कोर्स बताए करना क्या। अगर उसको यही नहीं पता, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी सर्च करके आ गया, भाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, ये टॉप की है, मैं तो यहीं जाऊंगा, बट वो कोर्स उसमें इतना अच्छा है ही नहीं, हो सकता है मैं उसको वही कोर्स दूसरी कोई यूनिवर्सिटी में उससे कम बेटर दे दूं। क्योंकि आपको पता है आज आप जॉब मार्केट में जा रहे हो, पूरा कंपटीशन है। वो क्या देख रहे हैं कि आपके स्किल्स क्या हैं। कोई एम्प्लॉयर ये नहीं देख रहा कि भाई इसने ऑक्सफोर्ड से करी है, चल छूटते ही इसको 3 करोड़ का पैकेज दे दिया। उसका स्किल क्या है, उसके अंदर क्रिएटिविटी क्या है, उसने पढ़ाई क्या करी है, इम्प्लीमेंट क्या कर सकता है। आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाओगे, उसका फर्स्ट क्वेश्चन होता है क्या आप प्रोडक्ट बना पाओगे, क्या आप इसको धंधा को बढ़ा पाओगे हमारे, प्लस क्या आप टीम लीड कर पाओगे, क्या आपने पहले कोई प्रोजेक्ट किया है। तो ये क्वेश्चंस अब चेंज हो चुके हैं। पहले क्या था, डिग्री देखी टॉप है, एक मिथ हो गया कि बच्चा होशियार ही होगा, बट ये अब खत्म हो चुका है। तो दोनों इसमें फैक्टर अवेलेबल हैं। पहला हो गया टॉप, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि टॉप में जरूरी नहीं कह सकते, अगर उसका करियर है आगे कि उसने मास्टर्स भी करनी है, पीएचडी भी करनी है, रिसर्च भी करनी है, तो ऑब्वियसली उसको टॉप यूनिवर्सिटी देखनी चाहिए, क्योंकि उसमें स्कॉलरशिप, फंडिंग, फिर उसके जो लिंक्स बनते हैं वो एक उसको हेल्प करते हैं आगे पढ़ने के लिए। बट इफ़ आई टॉक अबाउट कि कोर्स अगर उसको बेटर चाहिए और वो सिर्फ रैंकिंग नहीं देख रहा, तो वो मेरे लिए विन विन सिचुएशन है स्टूडेंट के लिए। और हमारी जो काउंसलिंग है फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स वो सिर्फ और सिर्फ कोर्स पे ही है। कोर्स अच्छा होगा तो जॉब अपने आप मिल जाएगी। सो बेसिकली आपका कहना ये है कि एक स्टूडेंट का पहले एक विजन होना चाहिए कि यार उसको करना क्या है, उसको टॉप रैंक के पीछे नहीं भागना चाहिए। जैसे कि आपने बताया कि बाकी कई कॉलेजेस में भी अगर वो एडमिशन लेते हैं उनके काफ़ी अच्छे लिंक्स हैं, और अगर उस बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी है तो ऑब्वियसली जॉब तो उसे मिलनी है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही। सो सर थर्ड क्वेश्चन इज यूके, यूएस, कनाडा के अलावा मतलब और कौन सी कंट्रीज ऐसी हैं जो रिस्पॉन्सिबल फीस, लिविंग कॉस्ट और डिसेंट वर्क अपॉर्चुनिटी के साथ स्टूडेंट्स के लिए बेटर आरओआई दे रहे हैं? मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक कंट्रीज हैं? बिल्कुल, मैं आपको भी इसी पे ही पॉइंट पे आने वाला था कि पहले आपके पास कंट्रीज़ के ऑप्शन बहुत लिमिटेड थे। क्योंकि स्टूडेंट कहता है मेरे को यूके जाना है, मेरा कोई बैठा है वहाँ, कोई मेरा कज़न गया है। कनाडा जाना है क्योंकि मेरे सपोज करो पिंड है, तो पिंड से बहुत बंदे गए हुए हैं तो मेरी वहाँ पे हेल्प हो जाएगी। यूएस है तो यूएस है, ऑस्ट्रेलिया है। बट अब आप देखते रहोगे कि इतना कंपटीशन ग्रो हो रहा है कि बहुत सारी कंट्रीज़ के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं। जैसे यूएस का वीज़ा, आप जाओगे
यूएस में जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन आई है, Right. वीज़ाज थोड़े स्ट्रिक्ट हो Strict हो गए। गए। ऑस्ट्रेलिया में स्ट्रिक्टनेस ज़्यादा है, कनाडा में ज़्यादा है। तो अब टाइम यही आ गया है कि वो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अपने आप को डाइवर्सिफाई करे। मेरे लिए आज भी टॉप डेस्टिनेशन यही है, बट अगर वो डाइवर्सिफाई करता है तो दिस इज़ द विन विन सिचुएशन। सेकेंडली, मैं अभी जो रैंक कर रहा हूँ और रेट कर रहा हूँ वो यूएई, दुबई, जापान, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपियन कंट्रीज़ की मार्केट जो है अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स प्लस स्पेसिफिकली इंडियंस के लिए बहुत ओपन हो रही है, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। फीस 7 to 8 10 लाख में स्टूडेंट की मास्टर्स हो जाती है। सेकेंडली, एक तो वो इंग्लिश स्पीकिंग है ही प्लस वो उस जिस कंट्री में जाएगा उसकी लैंग्वेज लोकल भी लर्न करता है, तो उसके पास एक अलग से स्किल भी पैदा होता है। जर्मनी जाएगा तो वो कितना भी इंग्लिश कर ले, लेकिन वहाँ के लोग जर्मन में ही बात करेंगे, तो उसको जर्मन लैंग्वेज की स्किल आएगी। स्पेन जाएगा, स्पेनिश की आएगी। ऐसे इस कंट्रीज़ में आज की डेट में पढ़ने जाता है तो स्किल प्लस एक्सपीरियंस प्लस नई लैंग्वेज और कॉस्ट अफोर्डेबिलिटी वहाँ पर आ रही है। तो कोई भी स्टूडेंट काउंसलिंग लेने आ रहा है तो वो अपने आप को ये ना बोले कि मेरे को यहीं जाना है, वो अपनी प्रोफाइल के हिसाब से अगर इवैल्यूएट करवा रहा है तो आई गेस। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये भी है, लाइक अगर सपोज हमारे भी एक दिमाग में रहता है कि कनाडा, यूके, यूएस, तो इन कंट्रीज से हटकर आप जैसे यूई कह रहे हैं, जापान कह रहे हैं, तो मतलब कितना मुश्किल होता है लोगों को कन्विंस करना, या मतलब लोग इतने बच्चे समझ रहे हैं इस चीज़ को कि यार यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? बहुत सही, ये मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट का माइंडसेट वही है। बिल्कुल। उसने शुरू से ही, जब से वो स्टडी अब्रॉड के सपने ले रहा है, वो शुरू से ही कोई भी यूट्यूब खोल रहा है या कोई रिश्तेदार से बात कर रहा है तो मिलेंगे उसको वही 5 कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये वो। बट ये भी देखना है कि क्या अब इस टाइम में 2026 में उस कंट्रीज़ में उसकी माइग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं। अगर मैं मान के चलता हूँ कनाडा, जो कनाडा पहले 3 से 5 साल में स्टूडेंट को परमानेंट रेजिडेंसी दे देता था, अब स्टूडेंट का फ़ोन आ रहा है, मेरे पॉइंट्स नहीं बन रहे, मेरे को 5 साल हो गए या 6 साल हो गए। अब वो बच्चा 2026 में कनाडा जाएगा तो उसको पता है कि मेरे पॉइंट्स कम बनेंगे, क्योंकि उसके रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो आज की डेट में अगर कोई भी पढ़ने, काउंसलिंग तो फर्स्ट स्टेप है, काउंसलिंग लेने आया तो मैं तो ये बोलूँगा वो घर से पढ़ के आए कि उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या हैं। हाँ, मतलब स्टडी, मतलब प्रॉपर बंदे को होमवर्क तो होना चाहिए अगर उसकी रिसर्च ही नहीं है कि मेरे रूल्स क्या हैं उस कंट्री के। अब मैंने आपको बोला यूएस जाओ, यूएस में यूजुअली जो इंडियन का टाइम पीरियड है ग्रीन कार्ड मिलने का 15 साल है। 15 साल। अब 15 साल पहले वो पढ़ेगा, फिर जॉब करेगा, और उसके बीच में उसकी जॉब नहीं आती तो 15 साल तो उसके हो नहीं पाएंगे। अब उसने 5-6 साल उस कंट्री में ऑलरेडी दे दिए हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ इमिग्रेशन कि भाई उसके पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कितना मिल रहा है, उस कंट्री में कोर्स की डिमांड क्या है, उसकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ क्या हैं, उसकी करेंसी क्या है, पार्ट टाइम जॉब के क्या ऑप्शंस हैं, सेफ्टी कितनी है, तब जाके वो सर्च करे। तो दिस इज़ द बेस्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ द आंसर कि यही आज की डेट में एक फंडा रह गया। जब तक अब उसकी रिसर्च नहीं होगी, आई डोंट थिंक सो ही कैन मूव फॉरवर्ड। वेरी गुड आंसर सर, क्योंकि आजकल मैं भी देखता हूँ कि आई एम इन्फ्लुएंसर, कई लोग बाहर जाने के लिए सिर्फ बाहर जाना है तो जाना है, बस कोई R&D नहीं करता, कोई रिसर्च नहीं करता कि यार मैं जाऊंगा कैसे। अगर बस उनके लिए बाहर जाना तो मतलब भैया किसी की कॉल आ गई और वीज़ा आ गया तो चलो। बट ये जितनी बातें आप बता रही हैं सारी सुनने लायक हैं। ताकि इसके ऊपर एक स्टोरी और बताऊंगा आपको जो रिसेंट हुई है हमारे साथ, कि हमारे पास काउंसलिंग के लिए वॉक इन स्टूडेंट भी आता है। राइट, वी आर बेस्ड इन तिलक नगर दिल्ली। कॉल्स भी आ जाती हैं, रेफरेंस स्टूडेंट भी आ जाता है। अभी हमारे पास रिसेंट 3-4 स्टूडेंट्स, कंसल्टेंट का नाम नहीं लूँगा, XYZ कंसल्टेंट, वहाँ पर उसने काउंसलिंग ली, काम अपना शुरू करा दिया। कोई कोर्स, पढ़ाई कोई और करी हुई है, कोर्स कोई और चूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि आपकी वाली बात सिर्फ बाहर जाना है। माइंडसेट क्या है? सिर्फ बाहर जाना है। ये नहीं है कि क्या करना है वहाँ, क्या करना नहीं है। अब उसने जब प्रोसेस शुरू करा दिया, पहला स्टेप है आपका ऑफर लेटर आया और यूनिवर्सिटी आपसे 5-10 मिनट आपका इंटरव्यू लेगी। जितनी मर्जी तैयारी कर ली आपने, फॉर एग्जांपल किसी भी तरीके से, और आपने वो यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर कर लिया। जिस दिन यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू क्लियर करा, आपका ये कंफर्म हो गया कि अब आप जा रहे हो, आपने फीस ट्रांसफ़र कराई। अब आपने फाइल तो एंड ऑफ द डे एम्बेसी में सबमिट होनी है और एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने आपको वीज़ा अलॉट करना है। यूनिवर्सिटी ने नहीं देना, ना कंसल्टेंट ने देना है। अब जब वहाँ पे उसकी फाइल जाती है तो ऑफिसर देखता है कि इसने पढ़ाई तो ये करी है,
बट कोर्स और कोर्स कोई और है, माइंडसेट डिफरेंस लग रहा है, तो उसको एक झिझक है कि मैं इस बच्चे को वीजा दूं या ना दूं। हाँ, वो एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि यार करना कुछ और चाह रहा है और ये कुछ और रहा है। भीड़ तो पूरी है उनके पास आने की, बिल्कुल। बट वो ये क्या कर रहा है, वो ये कहेगा कि पहले मैं इस बच्चे से बात करूंगा। अब उसको उस कंसल्टेंट ने उस लेवल पे तैयार नहीं कराया या उस लेवल पे क्लैरिटी नहीं दी कि भाई अभी तू गया नहीं है अभी तेरा वीजा अभी आना है। तो एंड ऑफ द डे यू कैन गेट एन इंटरव्यू कॉल, और जब उसको एम्बेसी से इंटरव्यू आया उसका इंटरव्यू रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट होते ही वो जब हमारे पास आया, हमने उसकी प्रोफाइल देखी है, इवैल्यूएट करी, और हमने उसकी 10 मिनट इंटरव्यू लिया, क्योंकि इंटरव्यू पे रिजेक्ट था। हमने यही सोचा कि इसकी इंग्लिश में कोई वीक होगा या फिर इसकी तैयारी नहीं होगी। तो इंटरव्यू में ही हमने उसको सजेस्ट कर दिया कि यू कैन नॉट गो टू यूके अगेन बिकॉज यू आर नॉट एबल टू कन्विंस। वो हमें ही नहीं कन्विंस कर पा रहा, तो आगे ऑफिसर को क्या कन्विंस करेगा। और फिर हमने उसको जो रूट दिया वो दूसरी कंट्री का दिया, जहां पर एजुकेशन उसकी मैच हो रही है, पढ़ाई उसकी सेम है, डिग्री वो मास्टर्स ही करेगा और उससे बेटर एजुकेशन करेगा, प्लस इंटरव्यू भी तैयारी कराई और उसको एंड ऑफ द डे वीजा मिला। और वो हमारे को रिव्यू, प्रॉपर रिव्यू दे के गया कि मेरे को पिछले टाइम ये प्रॉब्लम आई थी, इस टाइम ये प्रॉब्लम नहीं आई। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ 2026। अच्छी बात है सर, क्योंकि यार किसी को अच्छा रास्ता दिखाना इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आज की डेट में कई कंसल्टेंट्स हैं जो मतलब पैसे भी ले रहे हैं, बट एक राइट पाथ दिखाना दैट्स अ वेरी गुड थिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, स्टडी अब्रॉड की प्रिपरेशन मतलब कब स्टार्ट होनी चाहिए और कितना टाइम पहले? कोई कहता है 2 साल पहले करो, कोई बोलता है कि मूवमेंट पे हो जाता है। आपके हिसाब से प्रिपरेशन की आइडियल टाइम क्या होना चाहिए? ये सबसे रियलिस्टिक क्वेश्चन है, क्योंकि ये 90% लोगों के मन में डाउट ही रहता है, और लोग सोचते हैं बस मैं आज सोचा, आया काउंसलिंग के लिए और कल मेरा वीज़ा लग गया, मैं चला जाता हूँ। तो वो पॉसिबिलिटीज़ तो है नहीं। तो इसमें दोनों फैक्टर्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट एक यूजी जो आफ्टर 12th जा रहा है और एक पीजी जो आफ्टर ग्रेजुएशन जा रहा है। तो मेरा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि जो स्टूडेंट आफ्टर 12th जाना चाहते हैं विच इज़ यूजी, उनको प्रिपरेशन 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। और अगर उसने कोई टॉप ब्रांड या टॉप यूनिवर्सिटीज़ की जिसकी हमने बात करी, उसके जितने भी पैरामीटर्स हैं, उसको कितनी परसेंटेज चाहिए क्लास 12th में, कौन कौन से एग्जामिनेशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएगा, वहाँ पे SAT एक एग्ज़ाम होता है इंग्लिश का, वो चाहिए। आइल्स तो कॉमन है ही वो चाहिए ही चाहिए। और ऐसे कई स्कॉलरशिप्स के भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें उसको एक रिडम्पशन मिल जाती है फीस में। तो अगर वो यूजी का स्टूडेंट है तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि जिस दिन वो क्लास 12th में एंट्री कर गया, दैट पॉइंट टिल द टाइम ही गेट्स हिज वीज़ा, उसको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, काउंसलिंग शुरू कर देनी चाहिए, एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू कर देना चाहिए, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम शुरू कर देने चाहिए। जितना पहले वो स्कॉलरशिप अप्लाई करेगा उतने चांसेस होते हैं कि स्कॉलरशिप उसका अमाउंट बढ़ेगा। अच्छा, क्योंकि एक नंबर ऑफ स्कॉलरशिप की सीट है। अगर यूनिवर्सिटी फॉर एग्जाम्पल बोलती है कि मैं बच्चे की फ़ीस है 20 लाख और मैं कुछ 100 स्टूडेंट्स को 50% की स्कॉलरशिप दूंगा, तो 10 लाख फीस हो गई उसकी। अब वो 100 बच्चों के लिए जितना लेट अप्लाई करेगा उतना उसके चांसेस हैं कि वो 100 तो चूज कर चुकी होगी, वो 101 नहीं करेगी। हमें 100 में कैसे फिट होना है अगर हम टाइमली अप्लाई करेंगे। सो आई डोंट थिंक सो कि वी कैन फेल इन दैट। और यही बात है पीजी, सेम प्रोसेस है पीजी का, क्योंकि पीजी में भी सेमेस्टर वाइज जिस दिन वो 3 साल के कोर्स में है और अगर 2 साल फिनिश हो गए हैं तो उसी टाइम अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। उसमें भी सेम फंड है, स्कॉलरशिप, एग्ज़ाम, इंटरव्यू प्रिपरेशन सारा। और 4 साल का कोर्स है, तो जिस दिन 4th ईयर में गया वो 4th ईयर से प्रिपरेशन शुरू कर सकता है। तो इसमें ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जितनी जल्दी आएगा उतने बेनिफिट्स मिलेंगे। जितनी जल्दी काउंसलिंग में आएगा रिसर्च कर पाएगा। नहीं तो एंड में आया, मैंने कहा अब तो यूके ही खुला है, ऑस्ट्रेलिया में एप्लीकेशंस बंद है, तो या तो उसको गैप लाना पड़ेगा या उसको वेट करना पड़ेगा। तो वेट ना करनी पड़े, गैप कोई ना आए उसका, एक स्टडी बनी रहे। कई कंट्रीज तो ऐसी हैं जो कहती है जिस दिन पढ़ाई खत्म करी, लाइक ऑस्ट्रेलिया, उसको ज़्यादा गैप नहीं चाहिए। वो कहती है हम 6 मंथ्स का गैप एक्सेप्ट करते हैं, इसके अलावा हमें अगर आप 6 मंथ्स के बाद का कुछ दिखा सकते हो तो आप दिखाओ, विच इज़ सैलरी और समथिंग लाइक दैट। नहीं है तो हम आपको एडमिशन ही नहीं देंगे। तो इतना उनका स्ट्रिक्शंस है। तो ये अगर इतना टाइम पहले वो शुरू कर देता है तो आई डोंट थिंक सो कि वो यहाँ पर फेल होगा। और ये दोनों स्टूडेंट्स के साथ है, इवन किसी ने मास्टर्स भी करने जाना हो, बैचलर्स भी हो, टाइम फ्रेम इज़
टाइम मैनेजमेंट आपको पता ही है कि कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है आज की डेट में। बेसिकली जैसे आप कह रहे हो कि साल पहले अगर यूजी का स्टूडेंट है तो इट मींस कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज भी ये देखती होंगी कि किस बच्चे ने कितनी दिन पहले या कब से स्टार्ट किया। ऑब्वियसली ये चीज़ तो मैटर करती होगी ऑब्वियसली। बहुत, आई वुड से 50% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो ज़्यादा बिगर ब्रांड्स हैं, उनकी एप्लीकेशन एक लिमिटेड टाइम के लिए खुलती है, क्योंकि ये नहीं है सिर्फ वो एप्लीकेशन इंडिया से ले रहे हैं, माइंड यू, वो पूरे अक्रॉस ग्लोब से ले रहे हैं। हो तो हाँ, तो उनके पास कनाडा, यूके में अगर कोई टॉप यूनिवर्सिटी, उसमें कैनेडियन एप्लीकेशन भी आ सकती है, अमेरिकन बच्चा भी पढ़ सकता है, यूरोपियन भी कर सकता है, एशियन भी कर सकता है। तो हम जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया से आए। तो एप्लीकेशन का जो प्रोसेस है वो हमेशा टाइम पे होना चाहिए, और एक लिमिटेड टाइम के लिए यूनिवर्सिटीज खुली हैं। अगर हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और वो ऑब्वियसली जब कंसल्टिंग करने आता है तो सारी चीज़ें उसको अगर क्लैरिटी से ये मिले तो वो मार नहीं खा सकता। सो सर, जैसे यूनिवर्सिटीज़ आजकल मार्क्स तो देखती हैं, बट मेरे को ये बताओ कि ऐसी एक्चुअली में मतलब क्या स्पेसिफिक चीज़ जो स्टूडेंट्स में ढूंढती है यूनिवर्सिटी, लाइक काफ़ी स्टूडेंट्स को लगता है कि सिर्फ मार्क्स ही अच्छे होने चाहिए, बट रियलिटी देखी जाए तो मतलब क्या ऐसा गुण देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर या क्वालिटी देखते हैं जो एक यूनिवर्सिटी सर्च करती है स्टूडेंट्स में? बिल्कुल, ये क्वेश्चन हर एक किसी के मन में होता है, और इसका जो सबसे बेस्ट आंसर है वो ये है कि पढ़ाई देखते हैं, एकेडमिक स्कोर 10-12 में कितना आया है ये तो है ही, बट आज की डेट में यूनिवर्सिटीज़ बहुत स्मार्ट हो चुकी हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस उनको हर जगह से आ रही हैं, एशिया से भी आ रही हैं, सारी कंट्री से आ रही हैं। तो उनका एक, उन्होंने हर कंट्री के लिए एक स्पेसिफिक मार्क्स के लिए क्राइटेरिया बनाया हुआ है कि इंडिया से आ रही हैं तो इंडिया से 70% चाहिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से आ रही हैं तो 80% चाहिए, चाइना से आ रही हैं तो 60 चाहिए, कोई कनाडा से आ रही है तो उसको 50 चाहिए। बट इसके अलावा आज की डेट में सबसे ज़्यादा तो देखा जा रहा है कि वो कर क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या है। अच्छा, अगर वो उसने ग्रेजुएशन भी करी हुई है, क्या उसके पास कोई इंटर्नशिप सर्टिफिकेट्स हैं? कोई इंटर्नशिप करी हुई है उसने, कोई वर्क एक्सपीरियंस लिया हुआ है उसने, क्या कोई स्किल्स लिए हैं? जैसे आजकल गूगल के AI कोर्सेज के शॉर्ट टर्म आते हैं, किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का शॉर्ट टर्म कोर्स करा हुआ है। तो स्किल्स के ऊपर बात कोई भी नहीं करता, लेकिन स्किल के ऊपर मैं ज़रूर बोलता हूँ कि अगर उसने कोई स्किल ली हुई है तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। कई लोग जिसने ग्रेजुएशन फॉर एग्जांपल दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी और उसने करी ओपन लर्निंग से, लेकिन उसने 3 साल अपना फैमिली बिजनेस करा। अब कई लोग हमारे पास आते हैं कि सर वो कंसल्टेंट के पास गया था, उसने ये फैमिली बिजनेस को काउंट नहीं करा। बट मैं ये कहता हूँ कि भले ही यूनिवर्सिटी में उसने काउंट नहीं करा, बट वो स्किल तो है, क्योंकि जो इंडिया में वो बिजनेस सीख रहा है, चाहे अपने फादर के साथ या कोई गार्जियन के साथ, उसकी लेवल जो होगा वो अलग लेवल पे होगा। ये वहाँ जाएगा स्टडी करने तो वो बिजनेस के जो स्किल्स होंगे, चाहे उसने अकाउंटिंग सीखी, फाइनेंस सीखा, मार्केटिंग सीखी, सेल्स सीखी, कुछ तो सीखा होगा, वो 3 उसके अगर रेज्यूमे में होगा तो यूनिवर्सिटी उसको रीड करेगी कि उसने 3 साल बिजनेस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज करी हुई हैं। अगर वो ढंग से एक्सप्लेन करेगा तो ऑन पेपर आपके पास क्या है, मुंह जबानी तो मैं भी बोल दूं आपको कि सर मैं तो पायलट हूँ, मेरे को प्लेन उड़ाना आता है, बट स्किल ये आपके पास लाइसेंस ये सब कुछ नहीं है। तो पढ़ाई के साथ साथ अगर उसके पास कोई इंटर्नशिप है, कोई उसने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के कोर्सेज करे हुए हैं, कोई अपने स्कूल की टीम का प्लेयर है, तो वो भी एक बहुत बड़ा स्किल है। कोई अगर उसने इंटर्नशिप करी है वो भी एक स्किल है। कोई उसने 2 महीने का कोर्स क्यों नहीं करा हो, वो भी स्किल है। और अगर वो उसके CV में पूरा ऐड होगा तो वो पॉइंट पे आएगा। प्लस जब आप बाहर अप्लाई करते हो एक लेटर चाहिए होता है जिसको हम कहते हैं SOP। उसकी फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। वो यूनिवर्सिटी जरूर पढ़ती है और वो देखती है कि आपने उस पर लिखा क्या है, आपने अपनी इंट्रोडक्शन क्या लिखी है, आपकी उसमें इंग्लिश लैंग्वेज कैसी है, आपने 10-12 के अलावा उसको कितना जस्टिफाई करा है कि आपने करा क्या क्या हुआ है। अगर आपने ये सारी चीजें उसमें मेंशन करी हुई हैं तो कभी कभार हमने देखा है कि किसी स्टूडेंट के मार्क्स कम है, बट उसका SOP बहुत सॉलिड है, उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उसने स्किल्स बहुत ली हुई हैं, तो वो मार्क्स को साइड करके उसको एडमिशन देती हैं, भले ही वो उसके पैरामीटर पे आए या ना आए। अच्छा, ठीक। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर वो स्किल्स कोई लेके जा रहा है बाहर तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है। आप देखो आजकल हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कि फोन रिपेयरिंग के बहुत कोर्सेज चलते थे। गफार मार्केट जाओ, वहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बहुत इंस्टीट्यूट्स हैं, कोई अकाउंट्स के टेली कोर्स करता है, कोई कुछ करता है। ये सारे जो स्किल्स हैं ये सारे वेस्ट नहीं जाते। जब वो बाहर पढ़ने जाता है उसको पार्ट टाइम जॉब करनी है,
राइट। वो पार्ट टाइम जॉब में किसी एम्प्लॉयर के पास जाता है और उसको कहता है मेरे को फ़ोन रिपेयरिंग आती है। वही फ़ोन रिपेयरिंग आपको पता है यूके में जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में जाएगा, कितनी एक्सपेंसिव कितनी है। एक्सपेंसिव है। वो चीज़ अगर उसको यहाँ से स्किल है, एप्पल का फ़ोन तो हर जगह सेम है। बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पर फ़ोन टूटा, आपने रिप्लेस करा लिया, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वो जो कॉस्ट है रिपेयर की और न्यू की वो ऑलमोस्ट सेम है। Almost बट अगर आपके पास ये स्किल है, आप कोई ऐसे बंदे के पास काम कर रहे हो जिसने आपको देख लिया और उसने देख लिया कि यार इसको तो बहुत अच्छा स्किल आता है, वो आपके ऊपर बेट कर सकता है। कर सकता है। वो आपके ऊपर ये स्किल यूज करके उसको फर्स्ट डे से जॉब गारंटी हो गई कि भाई उसने पढ़ाई करी, साथ साथ उसकी पार्ट टाइम लग गई। पार्ट टाइम जॉब। किसी ने यहाँ पे मैकडोनल्ड्स में काम किया इंडिया में, चाहे वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो वीक हो, वो बात की बात है। कोई और रेस्टोरेंट का काम है, अगर उसको आप रेस्टोरेंट में जाओगे, किसी भी कोई भी आपको सर्विस करने आता है, आप उसके स्टाइल से पहचान लेते हो, उसकी ट्रे उठाने के स्टाइल से कि उसने ये एचएम का कोर्स करा हुआ है या ट्रेनिंग ली। अगर उसको नहीं आएगा तो वो अलग स्टाइल से उठाएगा। तो अगर आपके पास ये भी स्किल है तो वो भी वहाँ काम आएगी, क्योंकि वहाँ पार्ट टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। पार्ट टाइम जॉब करेगा ही करेगा वहाँ बच्चा, उसको अपना खर्चा निकालना है। और अगर उसके पास स्किल होगी तो उसके पास बहुत बड़ा एडवांटेज होगा। मतलब कोई भी किसी भी तरह की स्किल हो तो इट मैटर्स 100%, है ना। राइट। सो सर, ये तो बात होगी स्टडी की। अब ये बताओ कि पैसा कहाँ से आएगा, बाहर जाना है, लोन कौन देगा? तो लोन के प्रेशर के बिना मतलब स्टडी अब्रॉड कैसे फंड किया जा सकता है? एजुकेशन कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुकी है। स्टूडेंट्स स्मार्टली अपनी एजुकेशन कैसे प्लान करते हैं ताकि लोन्स प्रेशर मैनेजेबल हो पाए? तो मतलब इस चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है क्या? देखो, ये इस पॉइंट पे कुछ वैलिड पॉइंट्स हैं और कुछ नॉन वैलिड है। पहले आ जाता हूँ एजुकेशन लोन के पॉइंट पे कि एजुकेशन लोन तो है ही ऑब्वियसली। अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है तो वो आपको इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है, प्लस वो आपको ईएमआई भी देनी पड़ रही है। बट ऐसा नहीं है कि एजुकेशन लोन एक वैलिड नहीं है। अगर आप किसी बैंक से एजुकेशन लोन लेते हो, चाहे वो एनबीएफसीज हो, चाहे वो गवर्नमेंट बैंक हो, गवर्नमेंट बैंक में थोड़ा जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कम हो जाता है, और एनबीएफसीज जो होते हैं उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा होता है। बट लोगों को बचना किससे है कि गवर्नमेंट बैंक में जाएगा, उसने 20 पेजों की उसको लिस्ट पकड़ा देनी है कि ये डॉक्यूमेंट्स लेके आ। वो आधे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करेगा, आधे में थक जाएगा, वहाँ जाएगा, वो कहेगा लंच पे है, वो कहेगा हमारे पास टीम नहीं बैठी, वो कहेगा ये। इसमें आ जाते हैं एनबीएफसीज। एनबीएफसीज का क्या रोल है? उनके पास एक टीम बैठी हुई है, वो अगर आप कंसल्टेंट से टाई अप है तो वो सारे डॉक्यूमेंट एट वन गो कंसल्टेंट से ले लेते हैं। अगर आपका कंसल्टेंट से टाई अप नहीं है, आपने डायरेक्ट अप्लाई करा है, तो वो डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं, आपके घर तक आ जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं। अब इसमें एक पॉइंट जो बहुत लोगों के मन में है कि जिस दिन लोन लिया उस दिन उसकी ईएमआई शुरू हो जाएगी। तो ना तो ये पर्सनल लोन है, ना ये गाड़ी का लोन है, ना ये होम लोन है। हाँ, इसका जो पूछते हैं लोग, बिल्कुल इसका जो क्राइटेरिया है वो बहुत इजी है, और वो बनाया ही स्टूडेंट के लिए है कि जब तक उसकी पढ़ाई चल रही है, फॉर एग्जांपल 2 साल की मास्टर्स है तो 2 साल तक उन्होंने उससे कुछ ईएमआई नहीं लेनी। प्लस 1 साल उसको और दिया जाता है कि तू अपनी जॉब ढूंढ। जब उसके 3 साल कंप्लीट हो जाते हैं तब जाके उसकी ईएमआई स्टार्ट होती है, विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। पहले 2 साल बैंक सिर्फ उससे एक लमसम 4,000, 5,000, 3,000 महीने का अमाउंट लेता रहता है जो उसके इंटरेस्ट में जुड़ता रहता है। तो ये पॉइंट तभी पता लगता है जब वो या तो एजुकेशन लोन की कोई प्रॉपर काउंसलिंग लेने जाता है या फिर लोन वालों से बात करता है। हम एजुकेशन लोन के प्रॉपर अपने ऑफिस में सेमिनार्स कराते हैं सिर्फ लोन के ऊपर, और लोन वालों को बुला लेते हैं, और जितने भी बच्चों को लोन लेना होता है उनके डायरेक्ट पेरेंट्स फेस टू फेस वो मिल जाते हैं। तो उनको जाके पता लगता है कि ये लोन कार लोन या प्रॉपर्टी लोन नहीं है कि फर्स्ट डे से शुरू हो गया। प्लस जो बच्चा एजुकेशन लोन लेके जा रहा है उसका एक माइंडसेट हो रहा है कि वो कहता है मैं खुद उतारूंगा अपना लोन, 3 साल बाद मेरी नौकरी लगेगी, तो मैं अपने पेरेंट्स पे डिपेंड नहीं होना चाहता। प्लस कोई बच्चा बोलता है कि मेरे पास तो सर लोन के पेपर ही नहीं है प्रॉपर्टी के, मेरे पास कोई एफडी नहीं है। अब जाहिर सी बात है लोन तो वही लेगा जिसको एक्चुअल में जरूरत है। बिल्कुल, जिसके पास एफडीज हैं या बैंक बैलेंस है उसको लोन लेने की जरूरत नहीं है। तो उस पॉइंट पे भी जितने भी एनबीएफसीज हैं एक सर्टेन अमाउंट है 25, 30, 35 लाख डिपेंडिंग ऑन देयर पेरेंट्स प्रोफाइल, वो उसको विदाउट सिक्योरिटी जिसको हम नॉन कोलैटरल लोन कहते हैं वो प्रोवाइड करते हैं।
अच्छा, इतना भी है। यस। अब आ जाते हैं लोन के। आपने कहा कि अगर किसी को लोन लेना ही नहीं है, पैसे हैं बट फिर भी लोन नहीं लेना, वही माइंडसेट कि यार लोन कर्जा, कई बहुत फैमिलीज हैं जो कहते हैं यार ये तो बहुत सिरदर्दी वाला काम है, मेरे को लोन नहीं लेना। उसके लिए आपके पास एक टाइम मैनेजमेंट प्लानिंग करनी पड़ती है आपको, कि आपने फॉर एग्जांपल आप यूरोपियन के कोई जर्मनी है, जर्मनी पे बात करते हैं, तो जर्मनी में 1.5 ईयर्स या 2 ईयर्स की मास्टर्स है। अब वो मास्टर्स करने जाता है तो उसने क्या करा, 1 साल की फीस कॉलेज को दे दी। कॉलेज को देने के बाद बच गई उसकी 1 साल की। अब उसको अपना 20 आवर्स पार्ट टाइम करके खर्चा भी निकालना है, प्लस अपना थोड़ा बहुत जोड़ना भी है पार्ट टाइम करके कि वो अपनी फीस पे कर सकते। तो इसको हम कहते हैं फीस पेइंग इन इंस्टॉलमेंट। यूनिवर्सिटी इसको देती है ऑप्शन, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, आपका यूरोपियन नेशन है, ये आपसे कभी भी 1 गो में फीस नहीं लेती। ये आपको कहती हैं आप 50% इंडिया से दे दो और 50% में 6 महीने का टाइम दे देती हैं कि आप 6 महीने में अपनी प्लानिंग करो हाउ यू कैन। उनकी नज़रों में उस बच्चे के पास पैसा है, ये नहीं है कि वो कह रहे हैं वहाँ कमाओ के दो, बट आपने पूछा कि कैसे वो मैनेज करे, तो ये एक मैनेजेबल ऑप्शन है कि वो 50% यहाँ से दे के जाए और 50% अपने सेविंग से, प्लस अगर वहाँ नहीं सेव कर पा रहा तो एटलीस्ट जो पेरेंट्स हैं, जो उसके स्पॉन्सर हैं, उनको तो यहाँ 6 महीने का टाइम मिलेगा, वो अपनी सेविंग करेंगे। तो या तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नेशन में जाए, जैसे कि आपको मैंने बताया जर्मनी, फ्री एजुकेशन भी होती है जर्मनी में। जर्मनी में अगर आपके बहुत सुपर एकेडमिक्स हैं तो आप फ्री पढ़ाई कर सकते हो वहाँ। तो उनकी जो फीस होती है सिर्फ 1-1.5 लाख होती है, तो इससे बड़ा कॉस्ट इफेक्टिव कुछ नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज़ में ऐसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनकी फीसेस कम है। अब दुबई है, हमने अभी रिसेंटली दुबई में 10, 15, 20 स्टूडेंट्स का वीज़ा लगवाया, वो फीस ही इंस्टॉलमेंट में लेते हैं। उनकी पहली इंस्टॉलमेंट बनती है 1.5 से 2 लाख की, विच इज़ नथिंग। अगर किसी बच्चे ने बाहर जाना है तो इतना बजट तो है ही उसका, तो 1.5, 2 लाख, 2.5 लाख देना उसके लिए आसान है, मुश्किल नहीं है। तो उसको फिर कंट्री वैसे चूज करनी पड़ेगी जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, और वो हम उसको गाइड करते ही हैं कि भाई ये कॉस्ट इफेक्टिव कंट्रीज हैं। 50% कौन ले रहा है, 100% कौन ले रहा है, उस कंट्री में जा जहाँ पे तेरा बजट है, क्योंकि बजट से बाहर जाना कोई यूज नहीं है। वो चला तो जाएगा अपने फ्रेंड के कहने पे, लेकिन एंड ऑफ द डे उसके पेरेंट्स को पे करना है, तो देयर इज नो यूज ऑफ दैट। सो दिस इज अ वैलिड पॉइंट कि लोन लेना और ना लेना एक उसकी प्रोफाइल पे है कि वो कैसे लेता है। राइट। सो सर, ये जो सारी बातें आप बता रहे हो, और आपने जो बहुत अच्छी चीज़ बताई कि आपके सेमिनार्स होते हैं जहाँ पे 1-to-1 पेरेंट्स के साथ बैंकर्स या यूनिवर्सिटीज़ वाले बात करते हैं बैठ के, ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। राइट, गुड। तो सर, आज के टाइम पे कौन से कोर्सेज एक्चुअली मतलब स्ट्रॉन्ग जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं? लाइक बज़वर्ड बहुत होते हैं, मतलब रियलिटी चेक में अगर हम देखा जाए कौन से कोर्सेज ऐसे बेटर जॉब प्रोस्पेक्टिव्स दे रही हैं, और कौन से कोर्सेज सिर्फ स्टूडेंट का ट्रेंड के चक्कर में चूज़ कर रहे हैं? मतलब कुछ इस चीज़ को क्लियर करो। देखो, कोर्सेज पे तो ज़्यादा बात करने का कोई वो नहीं है, क्योंकि अगर हम किसी ने फॉर एग्जांपल बीकॉम करी है और उसको कंप्यूटर का कुछ नहीं पता, और आप उसको कोई कोडिंग के कोर्स में या इंजीनियरिंग नहीं करा सकते, राइट। तो कोर्सेज तो सजेस्ट तभी करे जाते हैं जब उसकी प्रोफाइल हमारे सामने आए। बट यस, अब सबको पता है कि वर्ल्ड में क्या चल रहा है, एआई टॉप पे है, बिल्कुल। आईटी कोर्सेज, टेक्निकल कोर्सेज। कोविड के बाद आपको पता होगा कि हेल्थ का सारे कंट्रीज एक्सपोज हुई हैं। बिल्कुल। जो टॉप डेवलप्ड कंट्रीज थी उनकी भी हालत टाइट हो गई, उनसे हेल्थ नहीं संभल पाया। तो हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो हेल्थ के जितने भी कोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल नर्सिंग, पब्लिक हेल्थ हो गया, नर्सिंग हो गया, जितने भी हेल्थ रिलेटेड कोर्सेज हैं, बायो मेडिकल हो गया, ये कोर्सेज मैं इसको सबसे ज़्यादा टॉप पे रेट करूँगा, विच इज़ टेक्निकल में एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी, प्लस इंजीनियरिंग कोर्सेज हो गए। सेकंड आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग में भी मैं बोलूँगा बहुत टॉप वैल्यू चल रही है। और कोर्सेज एक ये भी है कि अलग अलग कंट्रीज़ के कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज हैं जो कि टॉप पे रहते हैं हर वक्त, और उनकी डिमांड इसलिए ज़्यादा रहती है क्योंकि अगर आप अच्छी तरह रिसर्च करके आते हो तो आपको पता होना चाहिए कि हर कंट्री ने एक अपनी लिस्ट बना रखी है। वो लिस्ट ये कहती है कि हमारी कंट्री में किस किस चीज़ की कमी है। उस लिस्ट की कैटेगरी की उसने एक फॉर्म में डाल दिया जिसका नाम रख दिया लॉन्ग टर्म स्किल्ड लिस्ट, कि इन स्किल्ड की हमारे पास कमी है, अगर आप ये पढ़ने आओगे तो ऑलमोस्ट जॉब गारंटी है। ओके, गॉट इट। जब उसने यही डाल दिया तो आपको ये पता लग गया कि फॉर
एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ न्यूजीलैंड की, वहाँ पे डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड कोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, वाइन मेकिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा हैं, सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा है। अब ये सारी कोर्सेज जो हैं, एआई टेक्निकल कोर्सेज तो, और ऑटो पार्ट्स, ऑटोमोबाइल, ये सारे कोर्सेज टॉप पे हैं। अब आदमी न्यूजीलैंड जा रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरे पास स्किल्ड लिस्ट में कौन कौन से कोर्सेज हैं, और मैं उन्हीं कोर्सेज में से करता हूँ, तो मेरे पास एक विन विन सिचुएशन हो जाती है कि मेरे पास एक काइंड ऑफ, जब गवर्नमेंट कहती है कि हमारे पास इस चीज़ की कमी, आप आओगे तो हमारी इकोनॉमी में ग्रो करोगे आप, बिल्कुल ये पढ़ोगे तो हमारी इकोनॉमी ग्रो होगी। तो अगर वो ये कह रही है और फिर भी आप निगलेक्ट कर रहे हो, तो वो पॉइंट। और बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जिनको इन चीज़ों से कोई वो नहीं है, और क्योंकि बच्चा ही आके बोल रहा है बस मेरे को तो भेज दो आप, भेज दो, हाँ, वो अपनी रिसर्च नहीं पूरी कर रहा। अगर रिसर्च पूरी कर रहा है और हमसे वो क्वेश्चन कर रहा है, तो देयर आर थिंग्स अवेलेबल ऑनलाइन, हम उसको निकाल के दिखाते हैं और उसी हिसाब से उसको कोर्स गाइडेंस देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात करी सर आपने कि मतलब पहली चीज़ तो कोई एक बच्चे को या एक स्टूडेंट को अपना विजन क्लियर होना चाहिए, और ये चीज़ अच्छी बताइए कि जो आजकल कंट्रीज़ में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ वो खुद बताते हैं, तो स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली उसी के बिहाफ पे जाके मैं तो कह रहा हूँ अप्रोच करना चाहिए। सो सर, लास्ट क्वेश्चन फॉर यू इज़, फर्स्ट ईयर अब्रॉड में स्टूडेंट का सबसे कॉमन रिग्रेट क्या होता है? मतलब स्टूडेंट्स पहले मूड देखते हैं, मूड के मतलब फर्स्ट ईयर अब्रॉड में कौन सा एक मिस्टेक होता है ऐसे, जैसे कि वो सबसे ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि यार ये गलती शायद मैं ना करता, या मैं ये चीज़ सोच के आता, कुछ ऐसी चीज़ें जो स्टूडेंट्स फील करते हैं। रिग्रेट तो खैर कुछ नहीं होता, बट एक रिसर्च होती है कि जाने से पहले उसने क्या क्या रिसर्च करी है। फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, कोर्स को ही ले लो। अब उसने कोर्स चूज़ कर लिया कोई मैनेजमेंट का नॉर्मल कोर्स, और वहाँ जाके उसको पता लगा इस कोर्स की तो कोई वैल्यू नहीं है, बट कंसल्ट करने गया मैनेजमेंट, उसको पता लग रहा था कि ठीक है, या उसने बोला मेरे को तो आसान सा कोई कोर्स दे दो, वो चला गया पढ़ने, और उसको वहाँ पे जाके रिग्रेट हुआ कि भाई इस कोर्स से बेटर मैं ये वाला कोर्स अगर ले लेता तो मेरी जॉब मार्केट में थोड़ी वैल्यू होती। तो ये एक मेजर मैं बोलूँगा पॉइंट है। सेकेंड है अकोमोडेशन, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेरा कोई होगा वहाँ तो मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा और उसको फ़ोन करूँगा, वो मेरे को लेने आ जाएगा, या फिर मैं उसके यहाँ रह लूँगा। पर रियलिटी यही है, वो 2 या 3 दिन आपको रख भी सकता है, उसके बाद वो आपके हाथ जोड़ देगा कि भाई मैं तो खुद यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं खुद यहाँ आया हुआ हूँ, या मेरा खुद छोटा सा कमरा है, हम 2 लोग एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, मुश्किल होता है बाहर तो हर चीज़ है। और वो यहाँ से एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है कि वो तो मेरी मासी का लड़का है, रियल है, वो तो मेरे को रख ही लेगा या अपनी जॉब छोड़ के मेरी लगवा देगा, तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है। प्लस जो फर्स्ट ईयर होता है, मैं बोलूँगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट ईयर होता है, चाहे वो 1 साल के लिए जा रहा हो। अगर 1 साल के लिए जा रहा है तो पहले 6 महीने सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो एक 6 महीने जो होते हैं उसमें अगर वो सिर्फ कॉलेज जा रहा है और कॉलेज से घर जा रहा है तो वो अपना टाइम पूरा वेस्ट कर रहा है। रीज़न जो पहले 6 महीने हैं वो है उसके नेटवर्किंग के। जितने ज़्यादा वो अपने नेटवर्क बना लेगा, कोर्स ख़त्म होने के बाद उसको टाइम नहीं मिलेगा, कोर्स ख़त्म होते ही फिर उसको जॉब ढूंढनी है। तो पहला तो हो गया नेटवर्किंग। सेकंड हो गया पार्ट टाइम। अगर वो पार्ट टाइम नहीं करेगा, वो कहेगा मैं सिर्फ कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, या मेरे लिए ये मतलब की जॉब नहीं है, तो फिर उसके इंडस्ट्री लिंक्स बनेंगे नहीं, उसको वहाँ का वर्क कल्चर नहीं पता लगेगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं पता लगेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। और जो ये 6 महीने हैं इसमें अगर उसने अपनी पढ़ाई अच्छी कर ली, टाइम पूरा मैनेज कर लिया, कनेक्शन बना लिए, नेटवर्क बना लिया, तो मेरे को नहीं लगता कि आने वाले जो उसके अगले 2, 2.5, 3 साल हैं वो मुश्किल जाने वाले हैं। प्लस अगर आप खाली नहीं बैठ रहे तो आपको होम सिकनेस भी नहीं होगी। बहुत लोग कहते हैं जाते ही यार ये कंट्री में होम सिकनेस हो रहा हूँ, मैं घर वालों की याद आ रही है, मैं वापस चला जाता हूँ, यहाँ मैं मैनेज नहीं कर पा रहा, यहाँ पर यहाँ तो मेरा इंग्लिश नहीं समझ आ रही। फिर आपका लैंग्वेज बैरियर, जब आप 6 महीने बाहर निकलोगे, 50 लोगों से नए बात करोगे, अलग अलग नेशंस के लोग आए हैं उनके साथ अपनी शेयरिंग करोगे, वो आपको अपनी नॉलेज देंगे, तो उसका जो एक इफेक्ट होता है वो एक फुल फर्निश्ड प्रोडक्ट निकलता है आफ्टर 6 मंथ्स। बिल्कुल सही कि जब उसने पढ़ाई ख़त्म करी, उसको उस कंट्री के बारे में एक एक चीज़ पता लग जाती है कि मैंने ये नेटवर्किंग करी है, अब मेरे को यहाँ जॉब ढूंढनी है। कॉलेज में बहुत सारे सेमिनार्स, एग्जीबिशन, फेयर्स होते हैं, कई लोग अटेंड ही नहीं करते। कई लोगों के यहाँ मैंने यूनिवर्सिटीज़ में देखा है, यूनिवर्सिटी खुद रेज्यूमे की
आपके सेमिनार देती है कि यूके में या ऑस्ट्रेलिया में किस तरीके के एम्प्लॉयर आपका रिज्यूमे देखना चाहते हैं। ओके। आपको वो बात करने का स्टाइल, इंटरव्यू क्रैक कैसे करना है, क्योंकि आप तो इंडिया से गए हो, आपको उसका कल्चर नहीं पता। तो अगर ये सारी चीज़ें आप क्लब कर लेते हो तो फर्स्ट 6 मंथ्स के बाद यू विल बिकम अ फिनिश्ड प्रोडक्ट। सर आपकी बात से ना एक मुझे कहानी याद आई। मेरा एक फ्रेंड है, जैसे आप बता रहे हो कि लोगों को रिग्रेट होता है कि जाना है और बस जाना ही है, ठीक है। तो वो यहाँ से गया था, आज से कुछ 5-7 साल पहले ही बात है। तो फ्रेंड्स वगैरह ने उसके बुला लिया। सो ही वाज वर्किंग विद मी इन बीपीओ। तो वहाँ से उसके दोस्ती यारी हुई और उन्होंने कहा कि आ जा, हम तेरे को रख लेंगे। सो द मोमेंट वो पहुँचा वहाँ पे और रात रुका, वो लेने आए उसे। अगले दिन सुबह वो दोस्त उसके बैग पैक करके जा रहे थे और वो बिल्कुल डाइसी, बिल्कुल कंफ्यूज कि यार क्या कहाँ हो। कह रहा है यार हमारी ना जॉब नई जगह हो गई है, तो हमें घर खाली करना पड़ेगा, हम वहाँ शिफ्ट हो रहे हैं। तो तू थोड़े दिन यहाँ रह ले, 1-2 लड़के और आ जाएंगे, उनके साथ तू कंफर्टेबल हो जाए, फिर तुझे ले आएंगे। तो मतलब वही आपकी बात में याद आई, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रही थी मैंने करना क्या है। फिर उसके बाद वो जब वो अपने कॉलेज गया, सेंट्रल लंदन गया, वहाँ पे यूके की बात आई, तो वहाँ भीड़ भड़ाका देख के वो डर गया। तो जाना था, शौक था, बट क्या करने जाना है, क्यों जा रहा हूँ, कुछ रिसर्च करके नहीं गया। तो ये चीज़ें मेरे को आपकी बड़ी सही लग रही है अभी कि सारी R&D और रिसर्च करके जाओ। फिर वहाँ पर पहुँचा तो पेरेंट्स के पैसे लगे थे। अब वो भी घबराहट होती है कि फादर ने 25-30 लाख लगाया और वापस जाऊँगा, तो वो बिना बताए वापस आ गया। और वो बिना बताए वापस आ गया। यहीं वेस्ट दिल्ली की कहानी है सर। तो हमें तो पता था बाहर गया, हमारा फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लेता उसका। तो वो छुप के रह रहा था। फिर तो जब वो छुप के रह रहा था तो फिर एक दिन उसके पेरेंट्स ने देख लिया। फिर उसके पेरेंट्स ने उसे ज़बरदस्ती भेजा। और जब उसको भेजा तो वो लास्ट टाइम उसने जब मुझे बताई ये बात कि वो फ्लाइट के अंदर बैठा हुआ था और जब फ्लाइट रनवे पे आ रही है और वो फिर खड़ा हो गया कि मुझे नहीं जाना। इतनी घबराहट उसके अंदर कि मेरे को नहीं जाना। कॉकपिट से सीरियसली पायलट बाहर आए, उन्होंने फ़्लाइट रुकवाई। उन्हें लगा कि पता नहीं क्या इस बंदे ने गलत किया है कि फ़्लाइट रुकवा रहा है और नहीं जाना। फिर वो सरदार जी थे कैप्टन, उन्होंने उनको समझाया, उनसे पूछा कि बच्चे तेरे को क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बताया कि यार ऐसे ऐसे मेरे पेरेंट्स मुझे भेज रहे हैं बट मेरा दिल नहीं है। पहले मेरा दिल था, फिर जब तक फ़्लाइट लैंड नहीं हुई यूके तब तक वो कस्टडी में रहा। फिर वापस आया, फिर उसने मन बनाया, फिर उसने प्रॉपर स्टडी करी और जब उसको समझ आया कि अब मुझे जाना चाहिए, मैं बेसिकली करने क्या जा रहा हूँ। आज वो एक शेफ़ है अपना क्या कहते हैं यूके में। तो तब उसको समझ आया। तो मतलब ये कहानी मुझे उस समय याद आई, मतलब आज याद आई कि आप लोग मतलब बच्चे कहीं भी जाने के लिए तैयार है बट पता नहीं है क्या करना क्या नहीं। कई तो गलत फंस भी जाते हैं इस चीज़ में। देखो स्ट्रगल, ये स्टडी अब्रॉड की जर्नी है, ये बहुत लोगों को लगता है ये बहुत बस नींद खुली देखा और चले गए, तो फिर उनका ये वाला प्रॉब्लम हो जाती है। और जो अपनी रिसर्च करके जा रहा है, जो पूरी बातें कंसल्टेंट को बता रहा है, रिसर्च करके जा रहा है, जिसके पास एक विजन है कि मैंने वहाँ जाके ये मेरा कोर्स है, ये मेरी जॉब प्रोफाइल होगी, उसके लिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई प्रॉब्लम है। ये जो आपने स्टोरी बताई, मेरे पास इस रिलेटेड एक वेस्ट दिल्ली की स्टोरी है। जो एक पेरेंट ने वीज़ा ले लिया है, अब वो कहता है मेरी डॉटर को अकोमोडेशन कराओ। और मैं उसको कह रहा हूँ कि आपकी, बिकॉज वो डॉटर है, तो मैं उसको एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप फर्स्ट 6 मंथ्स जो है वो यूनिवर्सिटी में रहो। यूनिवर्सिटी में रहने के बहुत बेनिफिट हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा अकोमोडेशन एक्सपेंसेस जरूर ज़्यादा होते हैं बट फैसिलिटीज़ बहुत हैं। आप बहुत लोगों से मिल रहे हो, आपके पास एक अपना रूम है, सब कुछ है। बट उन्होंने माना नहीं और उन्होंने अपने किसी रिश्तेदार को बोला कि इसको आप ले लेना एयरपोर्ट से और ये आपके पास रहेगी। और वही बात 2 दिन में उन्होंने उसको कह दिया कि नाउ यू सर्च फॉर योर ओन अकोमोडेशन। बिकॉज वो वेस्ट दिल्ली से थे तो वो हमारे ऑफिस आए, हमने उन्होंने वही परेशानी बोली कि भैया अब तो ये जा रही है, इसके पास अकोमोडेशन नहीं है। तो वही रिसर्च की कमी है कि आपको सजेशन मिल रही है बट आप डिपेंड हो किसी और के ऊपर। और बाहर जाके आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को रखो जबरदस्ती। टाइम ही नहीं है सर, किसी के टाइम नहीं है। वो भी वहां पर वही कर रहे हैं जो आप करने गए हो। बिल्कुल। तो वो कोई सेटल्ड नहीं है, तो उन्होंने भी अपना खर्चा इसे ही करना है। और वहाँ पे रूल, आप एक कमरे में 10 बंदे नहीं भर सकते। कल को कोई इमिग्रेशन पॉलिसीज चेंज होती हैं या इमिग्रेशन चेक हो जाता है तो वहाँ पे तो रूल्स ऐसे हैं कि वो सीधा आपको मना कर देंगे, थैंक यू वेरी मच। तो ये अगर रिसर्च की गेम रह गई है, अगर आपकी रिसर्च स्ट्रांग है, आप कंसल्टेंट को पूरा बता रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा वहाँ पे जाके मार खाता है। बिल्कुल सही बात करी सर। मतलब ऐसी कई स्टोरीज हैं, कई चीज़ें देखते हैं। अभी भी मैं यूएई होकर आया था दुबई में, तो मैंने देखा वहाँ पे एक मतलब काफ़ी वेल सेटल लड़का यहाँ का दिल्ली का,
पढ़ने गया है, बट वहाँ पे वो एक रूम में 4 जने रह रहे हैं, किचन शेयर कर रहे हैं, वॉशरूम शेयर कर रहे हैं, और मतलब उसको मतलब पजल हुआ पड़ा वहाँ पे। यहाँ पे रहने में उसके पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी थी, बट वही है, माइंड सेट कुछ और था, करना कुछ और चाह रहा था। वहाँ पे ड्राइवरी लाइन में चला गया, यहाँ अच्छा वाला इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स किया हुआ था उसने, बट अभी वो वहाँ ड्राइवर है, कैब चला रहा है। वही है, विजन नहीं है ना, विजन नहीं वो है। तो सिर्फ एक भेड़ चाल है कि वो गया तो मैं भी चला जाऊंगा। तो वो विजन की सबसे बड़ी जो कमी है, उसके लिए वही हम यही बोलते हैं कि हम ये नहीं कहते कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, बट अगर स्टूडेंट ही सही है, वो अपना विजन क्लियर लेके आ रहा है, तो हमारे पास जब वो आएगा तो वो सही रहेगा। और हमारा सबसे बड़ा मोटो यही है कि स्टूडेंट कोई आ रहा है, हम उसकी पूरी जर्नी अपने फ़ोन पे या अपने ऑफिस में रिकॉर्ड करते हैं, और उससे कहते हैं भाई तेरी ये जर्नी कैसी लगी, तू अपना बता, और उसको हम रिव्यू कहते हैं। वो रिव्यू देख के हमारे पास आगे 100 स्टूडेंट्स और आते हैं कि आपके ये रिव्यू सही हैं, क्योंकि सारे रिव्यू तो आप खुद डाल नहीं सकते, स्टूडेंट ही देगा आपको रिव्यू। मैंने भी देखा आपके रिव्यूज वगैरह। तो अगर आपके रिव्यू जेन्युइन है तो आई डोंट थिंक सो कि आपको किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि रिव्यू एक ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट अपने मन से देगा। जिसके पास नहीं अच्छी लगी उसको सर्विस, वो नहीं भी देगा आपको रिव्यू, बट जिसको अच्छी लगी वो 100% रिव्यू देगा। सो बहुत अच्छा लगा ये जो एक छोटा सा क्वेश्चन, मैं तो यही कहूँगा, रैपिड फायर टेस्ट टाइप जो था हमारा आपके अब्रॉड स्टडीज़ के लिए। काफ़ी चीज़ें आपसे सुनने को मिली, काफ़ी चीज़ें के बारे में पता लगा कि एक स्टूडेंट को एक्चुअली में करना क्या चाहिए। सर इसके अलावा आप अगर कोई चीज़ ऐसी शेयर करना चाहे कि ताकि लोगों को एक करेक्ट मैसेज चला जाए कि हाँ यार ये चीज़ करनी चाहिए और ये चीज़ नहीं। मेरा मैसेज सिर्फ एक सिंपल सा यही है कि आज की डेट में स्टूडेंट्स कोई कंफ्यूज्ड है स्टडी अब्रॉड के लिए, उसको कंट्री का नहीं पता लग रहा, अपने फंड्स का नहीं पता लग रहा, या कोर्सेज का नहीं पता लग रहा। हमारी वैसे भी कोई फीस नहीं है, ना तो हमने किसी से कभी चार्ज किया है, तो वो हमारे पास एक कंसल्ट के लिए आए और हम 1 घंटा 2 घंटा जो भी उसको हम टाइम दे पाएँ वो हमारे से कंसल्टिंग करे। उसमें हम उसको फीस, लोन, स्कॉलरशिप प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट उसको करना क्या है, उसके कोर्स प्रोफाइल से रिलेटेड क्या क्या कोर्स हैं, अगर उसको ये सही लग रहा है वो अपनी रिसर्च करे और फिर वो अपना प्रोसेस स्टार्ट कराए, तो मुझे लगता है कि सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम जो है ख़त्म हो जाती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यही कहते हैं कि मैं वहाँ गया था पर मेरे को ये चीज़ नहीं मिली, तो वो चीज़ हटाने के लिए ये चीज़ उसको करनी ज़रूरी है कि उसको आना पड़ेगा, काउंसलिंग लेनी पड़ेगी, कोई पैसा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, टाइम लगाना पड़ेगा, और एक बारी उसकी रिसर्च हो गई तो फिर वो वहाँ जाके रिग्रेट वाली बात नहीं आएगी कि मैंने ये गलत कर दिया। और स्कॉलरशिप आज की डेट में की है, मेरा यही पॉइंट है इस एंड ऑफ द पॉडकास्ट में कि स्कॉलरशिप इज़ द की। हर स्टूडेंट एलिजिबल है स्कॉलरशिप के लिए, किसी को 1 लाख मिलेगी, किसी को पूरे 100% मिलेगी। तो स्कॉलरशिप के लिए ज़रूर आए और स्कॉलरशिप अपनी असेसमेंट कराए। हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया में, यूके में फ्रॉम 1 लाख टू 50 लाख तक की स्कॉलरशिप मिली हुई है। तो स्कॉलरशिप के लिए उसको आना है और टाइमली आना है। वो कंसल्ट करेगा तो उसको डेफिनेटली स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये भी एक मिथ है कि लो बजट वाले, जिनका बजट लो है उनके लिए बहुत सारी कंट्रीज अवेलेबल है, तो वो भी आके कंसल्ट करें। अब वो चीज़ रह गई कि यूके, यूएस, इफ़ यू हैव अ लो बजट डेफिनेटली कम एंड कंसल्ट। सो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने देखा, सुना कि सर ने जो चीज़ें बताई हैं, एक स्टूडेंट का विजन क्लियर होना चाहिए, और सबसे पहली चीज़ तो उन्हें हर चीज़ पे कंसर्न करनी चाहिए आके, भैया ये चीज़ पूरा R&D करना चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए, ताकि बाहर जाके कोई कंप्लेंट नहीं है। सो थैंक यू सो मच सर। उम्मीद करते हैं आगे भी जब हम दोबारा मिलेंगे तो कुछ और चीज़ें स्टूडेंट्स को बताएंगे, ताकि लोगों को हेल्प हो, स्टूडेंट्स को हेल्प हो, उनके पेरेंट्स के लिए वो वरीड ना हो कि उनके बच्चे दे आर इन अ सेफर साइड। एब्सोल्युटली, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।